नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और डिस्कशन करेंगे और देन हम लोग फिर समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस जो रहती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोगों ने क्या समझा था कि ये एक इमेजिनरी कर्व है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं ये इमेजिनरी कर्व है। तो कुछ बातें वहां पर समझा दी गई थी कि इनको क्यों ऐसा किया गया। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये इमेजिनरी कर्व है, उसको क्यों बनाया गया था, जिससे कि हमें चीजें समझ में आ जाए कि जो भी चार्ज वहां रखा गया वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। साथ में जैसे अगर कोई भी चार्ज है, तो अगर कोई भी चार्ज यहां पर रखा गया है तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकल सकते हैं। भाई जैसे अगर हम चार्ज से जो लाइंस दिखाते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो जस्ट रिप्रेजेंट करती हैं पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा इधर जाएगा, यहाँ रखा होगा इधर जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लाइंस को दिखाते हैं। तो इस तरीके से तो हम इनफाइनाइट लाइंस दिखा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी चाहे ये 10 कूलाम का मान लिया चार्ज है और ये 2 कूलाम का, इससे भी उतनी ही लाइंस हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन तो कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा। जब हम कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं तो इमेजिनेशन में जो चीजें मानी गई हैं तो उसमें हम कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो उसी के लिए वहां पर एक पॉइंट बताया गया था कि जहां पर लाइंस क्लोज हो जाती हैं तो वहां पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां पर लाइंस दूर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो वैसे यहाँ पर एक चीज और अज्यूम कर ली गई कि अगर हम यहाँ पर अलग अलग चार्ज से अलग अलग लाइंस दिखाना चाहते हैं तो दिखाने को तो हम इनफाइनाइट लाइंस दिखा सकते हैं, लेकिन उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो एक चीज और समझाने के लिए कि कौन सा चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, कौन सा चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है, ये भी पॉइंट वहां पर इमेजिन कर लिया गया कि जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का है वहां से हम ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस दिखाएं। जैसे कहीं हमें रिप्रेजेंट करना है तो अगर हम यहाँ पर और लाइंस दिखा दें तो बहुत सारी लाइंस यहां से दिख रही और यहाँ पर लाइंस हमने कम दिखाई हैं। ठीक है, तो अगर किसी को बता दिया जाए कि नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो आप देखकर तुरंत समझ जाएंगे ना कि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है और ये कम मैग्नीट्यूड का यहाँ पर चार्ज है। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनको प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया गया, चार्ज के, कि अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो वहां ज्यादा लाइंस दिखा दो, कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो वहां से कम नंबर ऑफ लाइंस आप दिखा देंगे। तो पहला पॉइंट यही रिप्रेजेंट किया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, जैसे प्लस चार्ज है तो ओरिजिनेट होंगी, माइनस चार्ज है तो लाइंस टर्मिनेट होंगी, ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जो नंबर ऑफ लाइंस है उसको कह दिया गया कि वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइंस दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड कम होगा तो कम लाइंस दिखाएंगे। इसी पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसी तरह से ये एम्स में दिया गया था क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ पर इसी चीज को यूज कराया गया था कि जैसे यहाँ देखो जो लाइंस वगैरह दिखाई गई उससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही। लाइंस को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। कौन सा प्लस होगा, Q1, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, क्योंकि यहां से लाइंस ओरिजिनेट हो रही। तो जो Q1 चार्ज है वो हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जो Q2 चार्ज है वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वहां पर लाइंस टर्मिनेट हो रही। साथ में ये नंबर ऑफ लाइंस दिखाकर हम लोग इनके मैग्नीट्यूड को भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम Q1 डिवाइडेड बाई Q2 कहें तो जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस हैं वो काउंट कर लो, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइंस है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, या कहते हैं चार्ज नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कितने टोटल लाइंस हैं, 8 है ना, 6 7 8, तो यहां पर हो गया 8। और नीचे ये जो दूसरा है Q2 उसमें सिर्फ 4, ये दोनों उस पर टर्मिनेट नहीं दिखाई गई हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 4 लाइंस टर्मिनेट हो रही, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 4, तो ये क्या हो गया 2:1। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस का जो रेशियो है वो क्या होगा, 2:1 के बराबर। नोट कर लेंगे, नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है कि जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, वो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कितनी है उसके लिए, जैसे हमारे दिमाग में इस तरह से उठता है कि जैसे अगर हमसे कहा जाए टोटल नंबर कितने हैं तो हम काउंटिंग ही तो करते हैं और उसे हम काउंटिंग की तरीके से समझते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, हमने पूछा यहाँ पर कितनी टोटल लाइंस है,
कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि बताएं कि ना, ये 3:45 भी दिख सकता है किसी को। तो यहाँ पर लाइंस कितनी है? टोटल 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 4 लाइंस है तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरह का, 4 दिखाई गई, 4 है सामने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? जस्ट काउंटिंग है, लेकिन आपको ये नंबर बताने के लिए कोई यूनिट का यूज नहीं करना पड़ा। मतलब हम ये नहीं कि 4 किलोग्राम है कि 4 मीटर पर सेकेंड है, ये कुछ नहीं, सिर्फ नंबर्स कितने हैं? 4। तो 4 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की गई। तो इसका मतलब कोई नंबर या कोई काउंटिंग रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हमें यूनिट नहीं दिखानी। लेकिन अगर यहां पर देखो तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है उन्हें क्या लिखा गया है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद चार्ज q इज गिवन बाय q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इससे हमारे दिमाग में होता है कि हाँ सारी लाइंस को हम गिन लें, लेकिन ऐसा नहीं, ये एक क्वांटिटी है जिसको नाम दे दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद चार्ज। अदरवाइज ये क्वांटिटी अगर एक काउंटिंग वाला नंबर होता तो इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है, इसकी यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी फॉर्मूला लिख लो जिसमें 1/4 q1 q2 r स्क्वायर आ रहा है या q r स्क्वायर आ रहा है, तो वहां से अगर हम q एप्सिलॉन नॉट देखें तो उसकी डायमेंशन और यूनिट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया फोर्स का ही फॉर्मूला लिख लिया तो वहां से q एप्सिलॉन नॉट देख लो क्या आएगा, तो यही आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को डाइन, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर और जो कूलम है उसको ईएसयू लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, डायमेंशन है, इसका मतलब वो वैसा एक नंबर नहीं है कि हम 1 2 3 काउंट कर रहे हैं, है वो उसी टाइप से कुछ बनाया गया, लेकिन वो एक क्वांटिटी है जिसको नाम जस्ट दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद चार्ज जो है टोटल, इसी क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर एसआई सिस्टम में 1/4 नॉट देखें तो होता है 9 10 टू द पावर 9, 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इधर ट्रांसफर कर दो। और अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो सीजीएस सिस्टम में पता है 1/4 नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में जो 1/4 नॉट है उसकी वैल्यू 1 होती है, और इसलिए 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई के बराबर। तो जैसे ऐसे मान लिया कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद 2 कूलम चार्ज, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएंगी? टोटल, लिख लो वहां पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अलग अलग अगर लिखो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है? 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q की वैल्यू क्या दी गई है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 72 पाई। अब पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पाई के टर्म में बता दिया जा रहा है, 72 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और बाकी यूनिट आप यहां से आराम से लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो। जैसे मान लिया हमने रखा F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो अब आप वहां से अगर एक Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। न्यूटन और R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? ठीक है। तो ये हो गई टोटल फील्ड लाइंस। अब यहां पर हमें समझना है अगला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो ये फ्लक्स टर्म है पहले हम ये समझें। तो फ्लक्स का मतलब अगर हिंदी में देखें तो होता है प्रवाह, मतलब कोई चीज अगर बह रही है तो वहां पर हम ये टर्म यूज करते हैं फ्लक्स। तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने जा रहे हैं कि ये फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, उसकी एक पिक्चर दिमाग में बन जाए तो समझ में आ जाएगा। ऐसे खाली हम सीधे फॉर्मूला अगर आपको लिखवा दें तो लिखने को तो लिख ही लोगे, ठीक है, ऑब्जेक्शन तो कर नहीं दोगे कि नहीं कुछ और पढ़ाओ, मजा नहीं आया, जान ही नहीं पाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो लेकिन अगर आपको वो पिक्चर दिमाग में नहीं बन रही तो मतलब समझ में नहीं आता है वो चीज कि हम कर क्या रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं। तो वो पिक्चर आपके दिमाग में थोड़ा सा बन जाए, उसके लिए हम आपको यहाँ पर जो समझाने जा रहे हैं उसको जस्ट आपको बस देखना है, समझना है, बस उसे लिखना नहीं, लिखेंगे हम उतना ही जितना हमारे मतलब का है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा समझे फ्लक्स क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक में हमें कुछ बहता हुआ तो दिखता नहीं, जैसे ये टर्म यूज किया जाता है जहां पर कोई फ्लो हो रहा है वहां के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो अगर चार्ज रखा हो तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक लाइंस दिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो इमेजिनेशन है। तो हम लोग इसे समझते हैं लिक्विड। लिक्विड जैसे वाटर है तो वाटर बहते हुए सभी ने,
तो उसका भाव है, उसका दिमाग में मेरे पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। हम लोग उस पिक्चर को दिमाग में जैसे जनरेट किया जाए तो जनरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको देख भी चुके हैं। तो हम वाटर को समझते हैं जरा, और वाटर को लेकर अगर समझ लिया तो ये बहुत इजीली आपके दिमाग में इसका पिक्चर बन जाएगा। तो हम लोग वाटर के लिए थोड़ा सा समझते हैं पॉइंट। और वाटर फ्लक्स की बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो वाटर फ्लक्स के लिए हम लोग यहाँ पर देखें, मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक आपको ऐसे पाइप दिखा दी, और इस पाइप का एक एरिया, मान लिया छोटी पाइप है, बस ऐसे डायग्राम बड़ा दिखाया जा रहा है, छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ds। वैसे हम s ले सकते हैं, a ले सकते हैं एरिया को, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा चूंकि उसे फ्लक्स से रिलेट करना है, तो फ्लक्स में हम एरिया के लिए सिंबल लेते हैं s, ठीक है। वो एक्चुअल में ले इसलिए लिया था, बाकी s की जगह a लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप s लिखते हैं, सरफेस एरिया उसको लिया जाता है, तो s से डिनोट कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए s से डिनोट करें, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ds है। अब इसी में वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वाटर इसी में इस तरीके से ऐसे फ्लो करते हुए जा रहा है, और ये एरिया जो आपको दिख रहा है वो नॉर्मल दिख रहा है। तो वाटर इसमें से ऐसे बाहर निकल रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर है वो है v के बराबर, ठीक है। तो एक टर्म हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वॉल्यूम फ्लक्स, याद है? वॉल्यूम फ्लक्स या लिक्विड फ्लक्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो चाहे हम वॉल्यूम फ्लक्स कह दें, और चाहे हम, चूंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको लिक्विड फ्लक्स कह दें। जो चीज फ्लो कर रही, फ्लक्स का मतलब प्रवाह, जो चीज फ्लो कर रही, और क्या फ्लो कर रहा है? लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पर उस टर्म को लिक्विड फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो लिक्विड फ्लक्स जो यहाँ पर हो जाएगा, लिक्विड फ्लक्स, लिक्विड फ्लक्स की या वॉल्यूम फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? पहली बात ये बताओ, वॉल्यूम फ्लक्स को क्या बोलते हैं, लिक्विड फ्लक्स को क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? कहाँ पढ़ा था, यही बता दो। फ्लो ऑफ, इतना तो अंदाजा कोई भी लगा सकता है, ठीक है। फ्लो ऑफ लिक्विड में पढ़ा था। फ्लो ऑफ लिक्विड में कहाँ पे बताया गया था, ये बताओ। अब उससे पहले अच्छा पढ़ाया था कि नहीं? कहाँ पे? कुछ ही लोगों को बस याद है। वेरिएबल मास सिस्टम में पढ़ाया था, और उसके बाद अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जब पढ़ाया गया था, तो वहां पर बताया गया था, लिखा हुआ है वॉल्यूम फ्लक्स, और क्वेश्चन भी कराया गया था आपके यहाँ, नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। और क्या बताया गया था, वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है? वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड, मतलब एक दिए गए एरिया से, ठीक है, कोई भी एरिया आपको दिया गया, वहां से कितना वॉल्यूम पर आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या बताया गया था कि एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है? वेलोसिटी से, a इंटू वी, और उसी से फॉर्मूला आया था a1v1 इज इक्वल टू a2v2। तो लिक्विड फ्लक्स का मतलब क्या है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एरिया हो गया और ये क्या हो गई? वेलोसिटी। तो यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स हो जाएगा v इंटू ds, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिक्विड फ्लक्स। अब अगर यहाँ पर एरिया नॉर्मल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, v इंटू ds हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम पूरा डेरिवेशन फिर से आपको नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि पीछे आपको सब बताया था ना हमने, ऐसे डायग्राम बनाकर, फिर यहाँ पर v मीटर का मतलब क्या है, या x लेकर भी हम डिराइव कर सकते हैं, और फिर कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पूरा करके हमने ये डिराइव करके आपको दिखाया था, v इंटू a। तो यहाँ पर अब चूंकि हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, पहले दोनों बार आपको डेरिवेशन हमने बताया, तो अब यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया, याद भी है सभी को लगभग, कि वॉल्यूम और एरिया को मल्टीप्लाई, वेलोसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? लिक्विड फ्लक्स हो जाएगा। मतलब एक तरह से कितना लिक्विड या कितना वॉल्यूम पर सेकेंड इस दिए गए एरिया से, जो कि इस फ्लो के नॉर्मल है, फ्लो के नॉर्मल एरिया से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो कर जाएगा, यही तो इसका मतलब है कि इसमें से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो कर जाएगा, डीवी बाई डी जिसको हम लोग बोलते हैं, डीवी बाई डी तो प्रूव किया गया था ना, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो कर जाएगा, दैट इज v इंटू ds। अब मान लो यहां पर हमने क्या किया, ये जो यहां पर दिखाया गया है आपको पाइप, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने ऐसे तिरछा कर दिया, ठीक है। और अब ये जो यहाँ पर वाटर है, ये इसी में से फ्लो करते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे इसी में से फ्लो करते हुए जा रहा है, और अभी भी जो इसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पर कितनी है? v के बराबर, ठीक है, ऐसे इसमें से फ्लो करते हुए जा रहा है। हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर ये इस तरीके से है, तो इसे हमने झुकाया है ऐसे यहाँ पर, तो
ये जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ना वेक्टर में, एरिया वेक्टर होता है सरफेस के नॉर्मल। तो जैसे अगर यहाँ पर एरिया वेक्टर बनाते तो ऐसे जाता ds, सरफेस के नॉर्मल और आउटवर्ड, ठीक है, बताया गया था ना, एरिया वेक्टर कैन बी टेकन एज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउट ऑफ सरफेस, तो बाहर की तरफ लिया जाता है और परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर जब आप एरिया लेंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे ना, अगर इसका एरिया यहाँ पर ds माना जाए तो वो एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का मान लिया एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें, मतलब ये एरिया ऐसे है, ठीक है, तो ये लाइन अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दी तो ये और ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पर, भाई इसी के नॉर्मल है ना, तो इधर का ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये और ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें नॉर्मल एरिया चाहिए तो हम इसका इधर कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं, ये ds है, तो इस ds का इधर कंपोनेंट, तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए, बताओ कितना होगा, थीटा। क्योंकि ये अगर आप देखो यहाँ पर तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही 90 माइनस थीटा, तो फिर वर्टिकल से एंगल कितना बनाएगी, थीटा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो ds है उसका थीटा साइड जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा ds cos थीटा। अब ये नॉर्मल एरिया मिल गया आपको, मतलब ऐसे था ds, लेकिन हमें इस फ्लो के, ये जो फ्लो हो रहा था इस फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया चाहिए था, तो वो परपेंडिकुलर एरिया कितना हो गया, ds cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना है लिक्विड फ्लक्स, इस केस में लिक्विड फ्लक्स, तो इसे हम क्या लिखेंगे, v, और यहां पर क्या हो जाएगा, ds cos थीटा, ds cos थीटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी यहाँ पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड की अगर हम बात करें कि जो यहाँ फ्लो हो रहा है वो एक दिए गए नॉर्मल एरिया से, ठीक है, फ्लो के नॉर्मल जो एरिया है उस नॉर्मल एरिया से कितना लिक्विड पर सेकंड पास हो रहा है। तो यहाँ पर था vds, और अगर हमने यहाँ पर इसको तिरछा कर दिया तो हो गया vds cos थीटा। आप ये जनरल फॉर्मूले की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे ऐसा कर दें तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, 0 ही तो होगा ना। जैसे आप देखो ये चीज ऐसे है, इसको अगर हम ऐसे लाएंगे तो थीटा कम होगा ना, तो थीटा कितना, 0, और cos 0 यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि यही आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर बना दिमाग में कि यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा था, तो वाटर इस दिए गए एरिया से, जो नॉर्मल एरिया है, इस नॉर्मल एरिया से कितना वाटर पर सेकेंड फ्लो करेगा, v इंटू ds। अगर ये एरिया ऐसे तिरछा होता तो हम इसका नॉर्मल निकालेंगे और फिर हम क्या कहेंगे, इस नॉर्मल एरिया से कितना वाटर पर सेकेंड फ्लो कर जाएगा, दैट इज v इंटू ds cos थीटा, दैट इज vds cos थीटा, ठीक। तो जब हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो भी हमें कुछ फ्लो होते हुए दिखती हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करें तो आप जैसे कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज से लाइन ऐसे तो दिखाते हैं, जैसे मान लिया प्लस क्यू चार्ज है तो इधर लाइन दिखाएंगे या इधर लाइन ऐसे तो दिखाते हैं ना, ठीक है। तो ये भी जैसे वाटर फ्लो कर रहा है वैसे हम कहते हैं ये लाइंस भी तो फ्लो कर रही हैं। इस वाटर का अगर ये फ्लो करते हुए जा रहा है तो आगे जाने पर इसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो वैसे ही इन लाइंस का भी इफेक्ट दिखेगा। मान लिया यहाँ पर आप कोई चार्ज रखते हैं, तो अगर यहाँ चार्ज रखते हैं एक, मान लिया आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, अब यहाँ पर कोई आपने दूसरा चार्ज रख दिया क्यू, इस पर फोर्स लगेगा या नहीं, लगेगा ना। अगर हम यही चार्ज यहाँ रख दें तो फोर्स लगेगा, यहाँ रख दें तब भी फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोई क्वांटिटी निकल रही है जो इस चार्ज को अफेक्ट कर रही, यहाँ रख रहे हैं तब भी अफेक्ट हो रहा है, यहाँ रख रहे हैं तब भी अफेक्ट हो रहा है, यहाँ रख रहे हैं तब भी अफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस मान रहे हैं निकलते हुए, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और चार्ज अगर उसमें रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेगा। तो एक तरह से इस चार्ज की वजह से यहाँ पर सब कहीं इस पर इफेक्ट पड़ेगा जाकर, मतलब कोई चीज है जो ऐसे फ्लो करते हुए आगे जा रही और जो भी चीजें उसके रास्ते में आ रही उनको वो अफेक्ट कर रही, कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये तो इमेजिनरी लाइंस है और ऐसा कुछ अभी नहीं वहां पर फ्लो करने वाला, लेकिन फील ऐसे ही होता है कि ये लाइंस आगे की तरफ फ्लो करते हुए जा रही, ठीक है।
ये चार्ज रखा तो यहाँ से लाइंस फ्लो करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि चार्ज आप जहां भी रखेंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा, तो हम कह देंगे वो लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं। तो अगर हम इस वाटर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिन कर लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इस दिए गए एरिया से कितनी लाइंस पर सेकेंड पास हो रही हैं, ठीक है, उसी को हम बोल देंगे, लिक्विड की बजाय क्या माना, इलेक्ट्रिक, तो हम उसे बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिक्विड की बजाय कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो कर रही हैं, तो हम इसे क्या बोल दें, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो V की जगह पर क्या आ जाएगा, E, और ये बन जाएगा EDS। अगर ये वाली कंडीशन है तब भी वही चीज होगी कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस देखें और ये एरिया लिया गया तो इसका परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगा ds cos थीटा, तो उस दिए गए एरिया से कितनी लाइंस यहाँ पर पास हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बस V की जगह E आ जाएगा, EDS cos। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ और नहीं बल्कि वो है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं बल्कि वो क्या है, एक दिए गए एरिया से कितनी लाइंस पर सेकेंड वहां पर पास हो रही हैं, यूनिट टाइम में कितनी लाइंस पास हो रही हैं, उन्हीं लाइंस को ही हम लोग बोल देते हैं क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे वाटर का फ्लो होता है, वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो हो रहा है, इसीलिए इस तरह से हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना, पिक्चर उसका एक दिमाग में बन गया। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी याद हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, याद उतना ही करना है जितना हमारे मतलब का है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो है EDS cos थीटा। तो जो यहाँ पर निकल कर आया है रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, यहाँ पर एक टर्म लिख लेंगे नॉर्मली, नॉर्मली, ठीक है। Electric flux represents the total electric field lines passing normally through the given area held in the electric field and is defined as, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे उसमें वाटर का फ्लो था इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस का, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, एक दिए गए एरिया से, हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज डिफाइंड एज। और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ देखो एक छोटा सा एरिया इमेजिन किया गया ds, और एरिया वेक्टर हमेशा हम सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, एंगल क्या हो गया, थीटा। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट ds, और या फिर हम उसे लिखेंगे EDS cos, EDS cos। तो यहाँ पर तीनों चीजें लिख देंगे, डी फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। अगर स्मॉल एरिया से देखें, अगर हमें टोटल एरिया जो थ्रू अ गिवन सरफेस मतलब पूरा एरिया कवर करना है तो हम उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने से वो कंप्लीट फ्लक्स हो जाएगा वहां से जाने वाला, ठीक है। तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा लिखा वही गया, बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया गया। यहाँ पर जब हम लोग आगे गॉस लॉ पढ़ते हैं तो गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज सरफेस की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें भी वही लिखा गया। देखो ये और ये एक जैसा लिखा गया, बस इंटीग्रेशन का सिंबल चेंज कर दिया गया, उसमें इंटीग्रेशन का साइन बनाया गया सेकंड में, और थर्ड में इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर एक बबल लगा दिया गया।
यहाँ पर इसको हम बबल पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर, और एम्पियर सर्किट लॉ में इसको सर्किल पढ़ लेते हैं। अपने पढ़ने का तरीका है। कुल मिला के वो क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ते हैं तो वो क्लोज्ड लूप को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पढ़ने का मेथड इसलिए है क्योंकि जैसे हम बनाएंगे तो ऐसे, आप इसको चाहे सर्किल समझ लो चाहे आप स्फीयर समझ लो, लेकिन ये अपने पढ़ने के लिए, अपने पढ़ने के लिए कि जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो वो किस पर एप्लीकेबल है, क्लोज्ड सरफेस पर। तो सर्किल क्लोज सरफेस नहीं होता, स्फीयर क्लोज सरफेस होता है, तो वो पूरे सरफेस को ऐसे बंद कर दिया गया है ना, ठीक है, ऐसे, तो वो कुछ वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है, तो वो एक क्लोज सरफेस है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम क्लोज्ड सरफेस पर इसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, सब में एक ही चीज लिखी गई है, बस ये स्मॉल एलिमेंट से है, इसमें बस इंटीग्रेशन का लगाया गया, तो ये टोटल फ्लक्स हो गया, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया गया, लेकिन उसके ऊपर बबल लगा दिया गया, मतलब वो क्लोज सरफेस का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यहाँ पर आपसे कह दिया जाए ई और थीटा दोनों सेम है, तो एक और रिजल्ट निकलता है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ई थीटा अगर सेम है फॉर ऑल द सरफेस एलिमेंट देन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी सरफेस एलिमेंट्स के लिए अगर वो सेम है तो हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, जैसे लिखते हैं ना, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका क्लोज सरफेस का। तो यहाँ पर हम लोग ई और थीटा अगर सेम ले रहे हैं तो ई और कॉस थीटा दोनों आ जाएंगे बाहर, क्योंकि अगर वो सरफेस के लिए सेम है तो वो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ds, और ds को क्लोज्ड सरफेस में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एक तरह से। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, यानी कि जो छोटे छोटे एरिया आप लेंगे वहां पर, जैसे मान लीजिए यही सरफेस लिया, तो जितने छोटे छोटे एरिया इस सरफेस के ऊपर लेंगे, जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वो बन जाएगा s। तो ये हो जाएगा e cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करने पर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, और या फिर हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा को लिखते हैं ए डॉट बी, तो वैसे इसको लिख सकते हैं ए डॉट एस। तो अगर आपको कभी ऐसा कोई केस मिल जाए जिसमें ये दोनों चीजें यहाँ पर, जैसे ई और थीटा दिए गए सरफेस के लिए अगर वहां पर कांस्टेंट है, सेम है हर एक एलिमेंट के लिए, तो आप डायरेक्ट उसके लिए ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और एस क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली जैसे कहीं पर ये आता है तो हम लोग इंटीग्रेट करके लिखते हैं, तो इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको एक बार दिखा देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर, सीधी सी बात है, अगर डॉट के फॉर्म में लिखा गया तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना, वो सब क्या है, फॉर्मूला याद है, सब कुछ निकल आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर डायमेंशन निकालो या यूनिट निकालो, तो यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखोगे तो क्या है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, भाई एफ अपान क्यू होता है ना। तो अगर न्यूटन पर कूलम रखोगे और एस का मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम हो गया, ठीक है। और अगर हम वोल्ट पर मीटर में रखें तो हम इसे रखेंगे वोल्ट और पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर भी हो सकता है, और या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे वहां पर दिया गया कैसे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और डायमेंशन अगर हमें सारी चीजें देखो पता है, फ्लक्स में न्यूटन मतलब फोर्स की डायमेंशन हो गई, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, कूलम मतलब 80, रख दो वहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और वहां पर आ जाएगी डायमेंशन। तो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो डायमेंशन तो आप निकाल ही सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं ई एस कॉस थीटा, जो फाई है फ्लक्स वो है ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर तीन सरफेस आपको दिखाए गए, एक सरफेस ऐसे दिखाया गया है जिसमें आपको सरफेस एरिया की अगर बात करें तो सरफेस एरिया सभी में कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउट ऑफ सरफेस। तो जैसे अगर हम ऊपर से सरफेस देख रहे हैं तो बाहर की तरफ दिखाएंगे सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको दिखाई गई है बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है सरफेस के पैरेलल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाई गई इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप एंगल पर ध्यान दो तो यहाँ पर थीटा क्या है, लेस देन 90,
तो अगर थीटा लेस देन 90 है तो लाइंस आपको बाहर आते हुए दिख रही ना, इस सरफेस से बाहर लाइंस आते हुए दिख रही, आप इधर से देख रहे हैं बाहर आते हुए दिख रही। तो थीटा अगर लेस देन 90 है तो सरफेस एरिया और ई के बीच का एंगल अगर 90 से कम है तो लाइंस बाहर आते हुए दिख रही। अगर बाहर आते हुए दिख रही लाइंस तो थीटा की वैल्यू है 90 से कम, यानी कि cos थीटा होगा पॉजिटिव, यानी कि फ्लक्स होगा उसका पॉजिटिव। तो मतलब बाहर की तरफ लाइंस है तो फ्लक्स कैसा लेंगे, पॉजिटिव। थीटा लेस देन 90 दैट इज इज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, देन यहां पर हम लिख लेंगे फाई पॉजिटिव। ठीक है, पहले वाले में लिख लेंगे फाई पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड वाले केस में देखो, थीटा हो गया 90, अगर वो 90 डिग्री है दैट इज पैरेलल टू द सरफेस। ध्यान रखेंगे ई क्या लिखा गया, पैरेलल, क्योंकि कई बार होता है ना 90 अगर है तो वह दिमाग में आता है 90 मतलब परपेंडिकुलर, लेकिन क्या चीज परपेंडिकुलर, तो 90 यहां पर जो है वो एंगल इन दोनों के बीच है, तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखा रहे हैं, पैरेलल दिखा रहे हैं। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो पैरेलल अगर सरफेस के हैं तो फाई की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होगा, जीरो, क्योंकि थीटा अगर 90 रखोगे तो cos 90 होता है जीरो। इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया, ठीक है, बस जीरो वाली कंडीशन ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी सरफेस से अगर आपको लिंक फ्लक्स पूछा जाए, अगर लाइन सरफेस के पैरेलल हैं तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ये लाइंस अंदर एंटर कर रही, तो अगर ये लाइंस अंदर एंटर कर रही मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 90। तो अगर ग्रेटर देन 90 है तो इसका मतलब cos की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। cos की वैल्यू माइनस मतलब फ्लक्स क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो फाई हो जाएगा इसके लिए नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि लाइंस अगर सरफेस से बाहर आ रही तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, सरफेस के पैरेलल है लाइंस जीरो, और सरफेस के अंदर जा रही तो उसका फ्लक्स